जय हिंद। मैं महफूज आलम, आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। समझिए, कोशिका के अंग पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में। तो आइए फिर से समझते हैं। कोशिका झिल्ली एक समझ लीजिए कि एक झिल्ली यानी एक थैली की तरह होती है। जैसे कि कोशिका झिल्ली ये हो गया, कोशिका झिल्ली के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वॉक्यूल्स, सेंट्रोसोम, सब ये सब रहता है। तो कोशिका झिल्ली के बाहरी जो बाहरी इस तरह का होता है उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा पार्ट में हम पढ़ाए थे कोशिका भित्ति के बारे में। तो पहला जो थैली हो गया, पहला जो झिल्ली हो गया, उसे हम लोग कहेंगे कोशिका झिल्ली। और दूसरा जो बाहर से लगा होता है वो हो गया हम लोग का कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली होता है वो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप यानी प्लांट में पाया जाता है। पादप मतलब होता है प्लांट यानी पेड़ पौधा, और जंतु मतलब कि जो चल फिर सकते हैं वह जंतु एनिमल्स। तो समझिए फिर से कि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति केवल प्लांट यानी पादप में पाए जाते हैं। और आगे तीसरा पार्ट में हम पढ़ाए थे पार्ट 1 में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कोशिका में जाता है और कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक उसमें चक्र चलाता है जिसे हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं। और जब क्रेब्स चक्र चलता है तो उसमें एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो वहीं ऊर्जा हुआ। इसके बाद गोल्जी बॉडी यानी ऊर्जा परिवहन पढ़ाए थे। उसमें गोल्जी बॉडी का कार्य होता है ऊर्जा परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था और अपने ही नाम पे उसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया। तो गोल्जी बॉडी का कार्य होता है कि ऊर्जा परिवहन करना, मतलब कि जैसे कि जो ज़्यादा काम जिस अंग से कर रहा है तो दूसरे पार्ट से ऊर्जा उठकर वहाँ पर आ जाए, उसे ऊर्जा परिवहन कहा जाता है। अगर ऊर्जा परिवहन यानी यदि शरीर में गोल्जी बॉडी, कोशिका में गोल्जी बॉडी न हो तो पूरा शरीर हम लोग का डिसबैलेंस हो जाएगा। तो कोई तो चाहिए ना कि ऊर्जा को जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है तो दूसरे पार्ट से उठाकर वहाँ पे दे दे। तो ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है गोल्जी बॉडी। इसके बाद वॉक्यूल्स में हम पढ़ाए थे कि वॉक्यूल्स मतलब होता है रसधानी, अर्थात वो रसधानी जो है वह जल संग्रह का कार्य करता है। आइए पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं तारक काय यानी सेंट्रोसोम। इसका खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम यानी तारक काय का खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन का मतलब कि एक है और टूटकर 2 भागों में बट जाना, उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है, यानी पुनः निर्माण ये हो गया। तो ध्यान से समझिए, इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन, मतलब कि एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका में विभाजित हो जाना, वहीं पुनः निर्माण हो जाना, वह क्या है? कोशिका विभाजन है। अब समझिए, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चाऊ, कहीं कहीं विर्चाऊ दे देता है, कहीं कहीं विर्चो दे देता है। तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चाऊ ने देखा था। अब समझिए आगे, यदि किसी अंग में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है तो उसी को कैंसर कहते हैं। यदि शरीर के अंदर किसी पार्ट में जो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन अगर वहाँ पे हो गया तो समझ लीजिए कि वहीं कैंसर हो गया। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, अर्थात अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, यू नो दैट कैंसर। मतलब कि जहाँ अधिक से ज़्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है, समझ लीजिए कि वहीं कैंसर है। आगे समझते हैं, सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है। मतलब कि कोशिका के किस पार्ट में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है? तो लीवर में होता है। आगे समझिए, और कोशिका विभाजन ब्रेन में नहीं होता है। कोशिका विभाजन ब्रेन में नहीं होता है क्योंकि ब्रेन में 90% न्यूरॉन होता है। ब्रेन में 90% न्यूरॉन होता है, जिसमें मतलब कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो फिर हम लोग
ये समझ सकते हैं कि फिर ब्रेन में कैसे कैंसर हो जाता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर होता है। तो आखिर ब्रेन में कैंसर कैसे होता है, जब ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो। और कैंसर होता है कैसे, तो जब जरूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है तो उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन इसी ब्रेन में 10% गिलियल सेल पाया जाता है जिसमें कोशिका विभाजन होता है। इसीलिए जब कभी भी ब्रेन में चोट लग जाता है तो न्यूरॉन अगर टूट फूट जाता है तो समझ लीजिए कि वह कोशिका विभाजन नहीं करता है, लेकिन गिलियल अगर टूट फूट जाता है तो वह जरूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन कर देता है, तो वहीं ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर हो जाता है। तो फिर से समझिए, सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है और कोशिका विभाजन ब्रेन में नहीं होता है, लेकिन ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, और इसी ब्रेन में 10% गिलियल सेल पाया जाता है जिसमें कोशिका विभाजन होता है। आगे समझते हैं, सबसे अधिक सेंट्रोसोम लीवर में होता है, इसीलिए लीवर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है, लेकिन ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। आगे समझते हैं, 7 में है अंतःप्रद्रवी जालिका, अर्थात इसका इंग्लिश नेम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्टकट में ER भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यह कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है। मतलब कि मान लीजिए किसी कोई घर है तो घर में हम लोग पिलर देते हैं, खंभा लगाते हैं कि वह सहारा प्रदान करेगा, उसको सपोर्ट रखेगा। उसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ER है, यह कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है। यदि ER यानी अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं रहेगा तो कोशिका वह पिचिक जाएगा। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका यह कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है और आंतरिक सहायता प्रदान करता है, यानी अंदर का सहायता प्रदान करता है। आगे समझते हैं, ER जो होता है यानी अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ ER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का गाल है तो एक और चिकना हो गया, एक और डोंडसा जैसा निकल गया। तो एक और जो चिकना है तो समझ लिए कि एक और चिकना है तो वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, मतलब कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका हुआ, और जो दूसरे और मतलब कि डोंडसा टाइप का निकला हुआ है धब्बा धब्बा जैसा, वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका हुआ। तो जिस और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका रहता है उस और वसा का निर्माण होता है, और जिस और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होता है उधर राइबोसोम होता है, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। यदि क्वेश्चन में मान लीजिए कोई पूछ देगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर से समझते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्टकट में SER कहा जाता है। इसका हिंदी होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, यह वसा का निर्माण करता है। और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं RAR, वह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ध्यान रहे कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, उधर राइबोसोम होता है और वह राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है।